बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के रिमार्क्स दिए। मैं ये समझता हूँ कि एक अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब ये समझती है कि इससे केस का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए या इस हवाले से कोई मुनासिब फैसला जारी किया जाए, बहुत अच्छा होगा कि तमाम फरीकैन को सुना जाए और सुनकर आइन और कानून के बुनियादी तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसला जारी किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो फौजी अदालतें हैं, इन मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोकने के लिए ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और कहा गया कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको काम करने से रोका जाए। जो 9 मई के वाक़यात हैं जिसमें कुछ सिविलियंस को गिरफ्तार किया गया और फिर ये एक नया रफड़, एक नई बहस छिड़ गई है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ये बात क्लियर कर चुकी हैं, वाजे कर चुकी हैं कि सिविलियंस के हवाले से ये जो बात की जा रही है कि जी चूंकि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। उनका कहना था कि ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अब एक सिविलियन जिसने गलती की, जो गलती पर है, जिसको अपनी गलती का खमियाजा भुगतना है, उसको अपनी गलती के मुताबिक अपनी सज़ा भुगतनी है। अगर उसके हवाले से आप ये प्रेसिडेंट, ये मिसाल कायम करना चाहते हैं कि जी उसका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि फिर आप अपने इदारे पर एतमाद नहीं करें। और ये जो फौजी अदालतें बनी हैं ये 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में बनाई गई कि जो 9 मई को वाक़यात हुए, जिस तरह से रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, आर्मी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ, आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग्स हुई, हैशटैग्स बने और फिर जिस तरह से वो प्रोटेस्ट किया गया इदारे के खिलाफ, तो सर सारा कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलना है। इन सिविलियंस का ट्रायल भी मिलिट्री अदालतों में होना है, इनका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स में होना है जिनको गिरफ्तार किया गया। तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स से बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं और वो कोई सेकंड ऑप्शन के तौर पर एक जो है वो एक और चीज़, उसके ऊपर वो बहुत तफसील के साथ ये बात कर रहे थे कि वो सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या ये कर सकते हैं कि जी फरीकैन को सुनकर कोई मुनासिब फैसला दें। देखिए, अदालत के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा कि अदालतें इतनी आसानी के साथ, और सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी के साथ इस मिलिट्री कोर्ट के क़याम को कलअदम करार दे दे। वो एक अलग बात है। इसके ऊपर दरखास्तें दायर हुई। जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की, मौक़िफ़ अपनाया उस दरख्वास्त में कि इन मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोका जाए। इसी तरह एतजाज़ आसन और लतीफ़ खोसा जो बड़े मायनाज वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की और आपको पता है कि इस पर जो एक सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच बना, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, सितंबर के अंदर बनना है, वो इस बेंच से लैदा हुए। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच से लैदा हुए। तो सर प्रॉब्लम देखिए ये नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं लोग, प्रॉब्लम ये है कि अब हमें कुछ असूल और ज़ाब्तों को तय करना कि जो 9 मई के वाक़यात हैं क्या वो दोबारा रेपिटेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ तय होनी है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी जहाँ पर हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, तो वहीं पर 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो फौजी अदालतों से होनी है, वो एक आम अदालत ने नहीं करनी। वो बात ठीक है चीफ जस्टिस साहब की कि इस बारे में जो इबहाम है वो ये है कि इनके खिलाफ इतने ठोस शवाहिद होने चाहिए कि अदालत में भी इनके बारे में पता चल सके कि ये वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान हैं, इनके खिलाफ ये ठोस शवाहिद मौजूद हैं और इन ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इनको सजाएं सुनाई जाएं। अब ये जो चीज़ है, देखिए मैं अमूमी तौर पर यह तासुर है और मैं इसको ज़्यादा डिटेल से इसलिए बयान नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ। फौजी अदालतों का जो क़याम है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आर्मी कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर
आप किसी जगह पर किसी को रिलीफ दे देते हैं तो बहुत बड़ी गनीमत है। आप अगर वो रहम दिल हैं, अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो अच्छी बात है। इस बारे में अदालत में डिस्कस हुआ, लेकिन ये देखें कि ये वो लोग थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत को चैलेंज किया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इनकी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इनके नाम मीडिया पर आए, इनकी शनाख्त मीडिया पर हुई, इनकी गिरफ्तारियां हुई, तो इनकी शनाख्त को बड़ी आसानी के साथ जो है वो देखा गया कि ये वो लोग थे। कुछ ने मास्क पहने हुए थे, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो ये जो सारा कुछ हुआ, इसके बाद अब अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी समझती है कि इससे पहले जिस तरह इदारे की साख मुतासर हुई, और मैं आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ कि देखें, इंसान से गलती होती है तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। इंसान गलतियों का पुतला है, तो इंसान गलतियों से सीखता है। तो अगर इदारे को इस बात का अंदाज़ा हो गया, अदराक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से माजी में बहुत गलत फैसले हुए, तो बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट अपने पर लगे हुए दाग जो है उसको धोए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बतौर इदारा एक बार फिर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करे, बहाल करे। तो उसके लिए लाजिम ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियानी रास्ता निकाले, और अदालत उज़्मा अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम फरीकैन को बिठाकर मिल बैठकर मुशावरत के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले वो फैसले जो हुए साकिब निसार के दौर में हुए, जस्टिस गुलजार के दौर में हुए, आसफ सईद खोसा के दौर में हुए, और वो फैसले तनाज़ात की जद में आए, क्योंकि साकिब निसार के दौर में इल्ज़ाम ये था कि उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी और इदारा पॉलिटिसाइज हुआ। जस्टिस गुलजार के दौर में ये इल्ज़ामात बहुत शिद्दत के साथ सुनाई दिए। जस्टिस आसफ सईद खोसा के दौर में ये इल्ज़ामात तो बहुत शिद्दत के साथ सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हीं के दौर में जनरल कमर जवेद बाजवा को 3 साल तोसी मिली, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके दौर में अब ये जो सारा कुछ हुआ, देखें मैं किसी चीज़ को रेपिटेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा है कि अगर वो इदारे की पोजीशन को बहाल करना चाहती हैं, और अगर वो ये समझती हैं कि जो इदारे से गलतियां हुई, हमें उन गलतियों का अदराक होना चाहिए, और उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाने के बाद हमें अब ये तौबा कर लेनी चाहिए कि अब हमारा इदारा पॉलिटिसाइज नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है कि वो कोई रास्ता निकालना चाहती हैं। अब एक कोर्ट रिपोर्टर है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे, अदालती जो समात है उसका आंखों देखा अहवाल बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अदालत चाहती है कि कोई मुनासिब फैसला जारी करे। देखें, आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ अदालतें फैसला नहीं दे सकती। ये बात को समझने की और इसको जांचने की ज़रूरत है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसको अदालत कालअदम करार नहीं दे सकती। उसके लिए ठोस शवाहिद चाहिए। उसके लिए ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत को वो चीज़ें वो दिखाई जाएँ, वो सबूत दिखाई जाएँ कि जिस बुनियाद पर अदालत ये कहे कि जी हाँ यार, मिलिट्री कोर्ट्स की जो हैसियत है वो कानूनी नहीं है, लिहाजा इसको काम करने से रोका जाए या इसको कलअदम करार दे दिया जाए। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये पहले भी तो बनी थी, तब तो इतना वावेला नहीं हुआ, तब तो इतना शोर नहीं हुआ, लेकिन आज वो शोर बहुत तेज़ी के साथ सुनाई दे रहा है और शोर बर्पा हो चुका है। और आज हामिद खान जैसे कॉम्पिटेंट लॉयर, जो बड़े मायनाज वकील हैं हामिद खान साहब, वो ये बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ हैं हम वकला। आर्मी कोर्ट्स किस लिए खिलाफ हैं कि भाई जब पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं तो उन अदालतों से सजाएं मिलनी चाहिए। तो वो अदालतें भी ठीक है, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देती हैं। मेरा उन अदालतों के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, कोई ज़ाती जो है वो कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जो आर्मी कोर्ट्स इससे पहले बनी थी तब तो आप लोग नहीं बोले, तब भी आप लोगों को बोलना चाहिए था। अगर आज वो आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है तो वो किसी बुनियाद पर हो रहा है ना, उसकी बुनियाद बहुत ठोस है, उसके शवाहिद बहुत ठोस हैं, और वो एक बड़ी स्ट्रांग जो है वो बुनियाद है। और वो बुनियाद ये है कि ये 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट ने सज़ा नहीं देनी, इनको फ़ौजी अदालतों ने सज़ा देनी है। इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना है, इनके मुकदमात का फ़ैसला फ़ौजी अदालतों ने करना है। इनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज होने हैं, मुकदमात दायर होने हैं, वो फ़ौजी अदालतों से होने हैं। विदिन 30 डेज इसका फैसला आ जाएगा, एक्सपेक्टेड डिसीजन आ जाएगा। तो ये फैसला जब आएगा तो सबको कबूल करना पड़ेगा। अब ये कहा जाए कि जी अगर वो फैसला आता है तो उस फैसले को पकड़ के आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें तो एक नए सिरे से फटा पड़ जाएगा।
देखें, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक सानवी हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा अपनी एक सानवी हैसियत है, इसी तरह पार्लियामान की बतौर इदारा अपनी एक सानवी हैसियत है। अब किसी की हैसियत को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको ठोस शवाहिद चाहिए। अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला जो भी है, जैसा भी हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने देखा कि जो अदालत उज़्मा का फैसला था इलेक्शन से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील नहीं हो सकी, वो हुक्म बरकरार नहीं रह सका, वो फैसला मानने का कोई पाबंद नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फैसला जो है वो बादियों नज़र में वन साइडेड फैसला था। बहुत से लोग, बहुत से तज्जियाकार, बहुत से वकला, बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स वो ये बात करते हैं कि ये वन साइडेड डिसीजन था, ये एक तरफा फैसला था। और अगर इसी तरह का फैसला दोबारा आ जाता है तो हुकूमत तो कह चुकी है हम नहीं मानेंगे, और हुकूमत कह चुकी है कि हम इस तरह के डिसीजन कबूल नहीं करेंगे। अब 7 रुकनी बेंच, ये जो पहले 9 रुकनी बेंच था, इसमें से 2 जजेस ने खुद को साइड पर किया, जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। फिर ये 7 रुकनी बेंच, वही 7 रुकनी बेंच इस केस को हेड कर, इसका एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या आता है, चीफ जस्टिस साहब कह चुकी हैं कि हम तमाम फरीकैन को सुनकर इस पर फैसला देंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि तमाम फरीकैन को सुना जाए और फिर कोई एक्सपेक्टेड डिसीजन दिया जाए, लेकिन उससे पहले ये रूमर्स सर्कुलेट करना, ये अफवाहें गर्दिश करना कि अदालत इसको कलअदम करार दे देगी, अदालत इस पर यह फैसला दे देगी, देखें ये अदालतों को दबाव में लाने की बातें होती हैं। अदालतों ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे कई फैसले होंगे जो फैसले अदालती नज़ीर होंगे, अदालती मिसाल बनेंगे। और फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो जस्टिस फायज ईसा तो पहले भी वो सजा भुगत चुके हैं कि जो फैजाबाद धरना केस था वो दरअसल क्या था, वो भी तो एक सिविलियन ही है ना। जस्टिस काजी फायज ईसा भी तो एक मुल्क के एक आम शहरी हैं, वो भी इस मुल्क के एक आम सिटीजन है, तो वो तो ये भुगत चुके हैं। और 2017 में जब उन्होंने फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट के ऊपर एक अपना तफसीली फैसला, एक अपना डिटेल वर्डिक्ट दिया, तो वो उनके गले पड़ा। और उस डिटेल वर्डिक्ट में क्या था कि वो कौन से लोग थे, वो जो धरने के लोगों को, धरने के शुरा को पैसे देते थे, टीएलपी के लोगों को पैसे दे रहे थे। तो सर ये चीज़ें जो हैं, ये रियासत के अंदर रहकर इन चीज़ों को फेस करना बड़ा मुश्किल है। ये अदालत उज़्मा भी समझती है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर एक इदारा समझता है कि अगर हम इस तरह का कोई फैसला देते हैं तो वो कल को हमारे लिए ट्रबल का, कल को हमारे लिए कोई मसाइल का सबब बन सकता है, हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। तो हम बेहतर नहीं है कि हम कोई मुनासिब फैसला दें। और अदालत उज़्मा के इस बात को, इस बयान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कोई एक्सपेक्टेड डिसीजन देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तमाम फरीकैन को सुनकर कोई मुनासिब फैसला दें। फैसला क्या आता है मुझे इस बारे में कोई जो है वो आइडिया नहीं है। मेरी कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई, ताहाल उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे भी आपकी तरह का एनालिसिस लगता है, जो मैंने उनसे बातें डिस्कस की वही मैंने आपसे व्लॉग में की। तो अदालत का फैसला होगा, जो भी होगा एक्सपेक्टेड डिसीजन वो अदालत ने देना है। तो इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।